तो दोस्तों ब्रेव हार्ट नाम की एक बहुत पहले हमें मूवी देखने को मिली थी तकरीबन 1995 में। ये एक वॉर मूवी थी और इसका दूसरा पार्ट अपकमिंग अब हमें देखने को मिलने वाला है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, साथ ही साथ पिछले मूवी के कलेक्शन और परफॉर्मेंस के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जब आप तक पहुँचती रहे। तो दोस्तों इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ब्रेवहार्ट 1995 की अमेरिकी महाकाव्य ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण मेल गिब्सन ने किया है, जो इंग्लैंड के राजा एडवर्ड आई के खिलाफ स्कॉटिश स्वतंत्रता के पहले युद्ध में स्कॉटिश योद्धा विलियम वालेस की भूमिका निभाते हैं। फिल्म में सोफी मार्सेउ, पैट्रिक मैकगोहन, कैथरीन मैककॉर्मैक और एंगस मैकफेडेन भी है। कहानी ब्लाइंड हैरी की 15वीं सदी की महाकाव्य कविता द एक्स एंड डीडिस ऑफ द इलस्ट्रे और वैलियंट कैंपियन शिर विलियम वालेस से प्रेरित है और इसे रैंडल वालेस द्वारा स्क्रीन के लिए अनुकूलित किया गया था। फिल्म का निर्माण मेट्रो गोल्डविन मेयर एमजीएम में शुरू हुआ जब निर्माता एलन लैड जूनियर ने वेलेस से प्रोजेक्ट लिया, लेकिन जब एमजीएम नए प्रबंधन से गुजर रहा था तो लैड ने स्टूडियो छोड़ दिया और प्रोजेक्ट को अपने साथ ले गए। शुरुआत में मना करने के बावजूद गिब्सन ने अंततः फिल्म का निर्देशन करने और वेलेस की भूमिका निभाने का फैसला किया। ब्रेवहार्ट को जून से अक्टूबर 1994 तक स्कॉटलैंड और आयरलैंड में फिल्माया गया था। गिब्सन के आइकन प्रोडक्शंस और द लैड कंपनी द्वारा निर्मित इस फिल्म को उत्तरी अमेरिका में पैरामाउंट पिक्चर्स और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20वीं सेंचुरी फॉक्स द्वारा वितरित किया गया था। 24 मई 1995 को रिलीज हुई ब्रेवहार्ट को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें इसके एक्शन दृश्यों और स्कोर की प्रशंसा की गई और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता थी। हालांकि इसकी ऐतिहासिक अशुद्धियों के लिए इसकी आलोचना की गई थी। 68वें अकादमी पुरस्कारों में फिल्म को 10 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था और 5 जीते, जिसमें गिब्सन के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक शामिल थे। एक विरासत सीक्वल रॉबर्ट द ब्रूस 2019 में रिलीज किया गया था। कथानक 1280 में इंग्लैंड के एडवर्ड आई, जिन्हें लॉन्गशैंक्स के नाम से जाना जाता है, ने स्कॉट्स के राजा की मृत्यु के बाद स्कॉटलैंड पर विजय प्राप्त की, जिन्होंने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा। युवा विलियम वालेस ने लॉन्गशैंक्स द्वारा कई स्कॉटिश रईसों को मारे जाने के बाद की स्थिति देखी। फिर जब उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया तो अपने पिता और भाई को खो दिया। वह अपने चाचा अर्गिल द्वारा पालन पोषण के लिए घर छोड़ देता है। सालों बाद लॉन्गशैंक्स अपने कुलीन लोगों को स्कॉटलैंड में जमीन और विशेषाधिकार प्रदान करता है, जिसमें जूस प्राइमे नोक्टिस भी शामिल है, जबकि उसका बेटा फ्रांसीसी राजकुमारी इसाबेल से शादी करता है। इस बीच बड़ा हुआ वेलेस घर लौटता है और गुप्त रूप से अपने बचपन के दोस्त मुरॉन मैकक्लानॉग से शादी कर लेता है। इसके तुरंत बाद वेलेस एक सैनिक से मुरॉन को बचाता है, लेकिन बाद में मुरॉन को पकड़ लिया जाता है और उसे मार दिया जाता है। प्रतिशोध में वेलेस और स्थानीय लोग गैरिसन को उखाड़ फेंकते हैं, जिससे विद्रोह शुरू होता है जो जल्द ही फैल जाता है। लॉन्गशैंक्स अपने बेटे को फ्रांस में अभियान के दौरान वेलेस को रोकने का आदेश देता है। वेलेस स्टर्लिंग में राजकुमार द्वारा भेजी गई सेना को हराता है, फिर यॉर्क को लूटकर इंग्लैंड पर आक्रमण करता है। वह स्कॉटिश ताज के दावेदार रॉबर्ट द ब्रूस से भी मिलता है। इंग्लैंड लौटने के बाद लॉन्गशैंक्स इसाबेल को लॉन्गशैंक्स की सेना की आवाजाही से ध्यान हटाने के लिए वालेस के साथ बातचीत करने के लिए भेजता है। वालेस से मिलकर इसाबेल उस पर मोहित हो जाती है और उसे लॉन्गशैंक्स की योजनाओं के बारे में चेतावनी देती है। वालेस का सामना फाल्किर्क में लॉन्गशैंक्स से होता है। लड़ाई के दौरान रईस मोरने और लोचलन लॉन्गशैंक्स द्वारा रिश्वत दिए जाने के बाद पीछे हट जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वालेस की सेना भारी पड़ जाती है। वालेस को यह भी पता चलता है कि रॉबर्ट द ब्रूस लॉन्गशैंक्स से मिल गया था। वालेस को भागने में मदद करने के बाद रॉबर्ट फिर से गलत पक्ष में न होने की कसम खाता है। वालेस मोरने और लोचलन को उनके विश्वासघात के लिए मार देता है
और इसाबेल की मदद से एक हत्या की साजिश को नाकाम कर देता है। वेलेस के साथ अंतिम मुलाकात के बाद इसाबेल लॉन्गशैंक्स से कहती है, जो अब बोल नहीं सकता, कि उसकी मृत्यु के बाद उसका वंश समाप्त हो जाएगा क्योंकि वह वेलेस के बच्चे से गर्भवती है और यह सुनिश्चित करेगी कि लॉन्गशैंक्स का बेटा यथासंभव कम समय तक राजा के रूप में रहे। अपने वध के समय वेलेस ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, यहां तक कि जब उसका पेट फाड़ दिया गया। मजिस्ट्रेट ने वेलेस को दया मांगने और त्वरित मृत्यु की अनुमति देने के लिए प्रोत्साहित किया। वेलेस इसके बजाय चिल्लाता है, स्वतंत्रता, जबकि लॉन्गशैंक्स मर जाता है। सिर काटे जाने से पहले वेलेस को भील में मुरौन का एक दृश्य दिखाई देता है। 1314 में रॉबर्ट, जो अब स्कॉटलैंड का राजा है, बेनॉकबर्न में अंग्रेजों का सामना करता है और अपने आदमियों से उसके साथ लड़ने के लिए विनती करता है, जैसा कि उन्होंने वालेस के साथ किया था। जब वालेस की तलवार नीचे की ओर जमीन पर फेंकी जाती है, तो रॉबर्ट स्कॉट्स को अंतिम जीत की ओर ले जाता है। उत्पादन, मुख्य लेख, आइकॉन प्रोडक्शंस। लेथल वेपन सीरीज के साथ हॉलीवुड में अपनी सफलता के बाद गिब्सन ने निर्माण और निर्देशन में कदम रखना शुरू कर दिया। साथ ही ब्रूस डेवी के साथ गिब्सन ने हेमलेट बनाने के लिए 1989 में आइकॉन प्रोडक्शंस का गठन किया। गिब्सन की कई स्टार फिल्मों का निर्माण या सहनिर्माण करने के अलावा आइकॉन ने इमोर्टल बिलव्ड से लेकर एन आइडियल हस्बैंड तक कई अन्य छोटी फिल्में बनाई है। गिब्सन ने इनमें से कुछ फिल्मों जैसे द मिलियन डॉलर होटल और द सिंगिंग डिटेक्टिव में सहायक भूमिकाएं निभाई है। गिब्सन ने टेलीविजन के लिए कई प्रोजेक्ट का निर्माण भी किया है, जिसमें थ्री स्टूज पर एक बायोपिक और 2008 पीबीएस डॉक्यूमेंट्री कैरियर शामिल है। आइकॉन सिर्फ एक प्रोडक्शन कंपनी से बढ़कर एक अंतर्राष्ट्रीय वितरण कंपनी और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में फिल्म प्रदर्श 52 रास्ते पर लाने वाला। रॉबर्ट डाउनी जूनियर के अनुसार स्टूडियो के अधिकारियों ने 1989 में गिब्सन को निर्देशन की कोशिश करने के लिए प्रोत्साहित किया, एक विचार जिसे उन्होंने उस समय ठुकरा दिया था। 53 गिब्सन ने अपने निर्देशन की शुरुआत 1993 में द मैन विदाउट ए फेस से की। इसके 2 साल बाद ब्रेवहार्ट ने की, जिसने गिब्सन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का एकेडमी पुरस्कार दिलाया। गिब्सन ने लंबे समय से फ़ारेनहाइट 451 के रीमेक का निर्देशन करने की योजना बनाई थी, लेकिन 1999 में शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण परियोजना को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। 54 गिब्सन को जनवरी 2001 में हेमलेट के लॉस एंजिल्स स्टेज प्रोडक्शन में रॉबर्ट डाउनी जूनियर का निर्देशन करना था, लेकिन डाउनी के ड्रग रिलैप्स ने परियोजना को समाप्त कर दिया। 56 सितंबर 2002 में गिब्सन ने घोषणा की कि वह अरामी और लैटिन में द पैशन नामक एक फिल्म का निर्देशन करेंगे, जिसमें कोई उपशीर्षक नहीं होगा क्योंकि उन्हें फिल्मी कहानी कहने के साथ भाषा की बाधाओं को पार करने की उम्मीद थी। 57 2004 में उन्होंने विवादास्पद फिल्म द पैशन ऑफ द क्राइस्ट को उपशीर्षक के साथ रिलीज किया, जिसे उन्होंने सहलिखा, सहनिर्मित और निर्देशित किया। यह फिल्म उस समय यूएस बॉक्स ऑफिस पर 370, 782, 930 की बिक्री के साथ सबसे अधिक कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई। 58 गिब्सन ने ABC नेटवर्क के लिए कंप्लीट सेवेज के कुछ एपिसोड निर्देशित किए। 2006 में उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म एपोकैलिप्टो का निर्देशन किया, जो गैरअंग्रेजी भाषा में विरल संवाद दिखाने वाली उनकी दूसरी फिल्म थी। गिब्सन ने लियोनार्डो डिकैप्रियो अभिनीत वाइकिंग युग के दौरान सेट की गई एक फिल्म का निर्देशन करने की मंशा व्यक्त की है। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट और एपोकैलिप्टो की तरह वह चाहते हैं कि इस काल्पनिक फिल्म में उस समय की भाषाओं में संवाद हों। 59 हालांकि डिकैप्रियो ने अंततः इस परियोजना से बाहर निकलने का विकल्प चुना। 60 2012 के एक साक्षात्कार में गिब्सन ने घोषणा की कि परियोजना, जिसका उन्होंने बरसरकर शीर्षक दिया है, अभी भी आगे बढ़ रही थी। 61 2011 में यह घोषणा की गई थी कि गिब्सन ने जो एजटेरहा से मैकाबीज के बारे में एक पटकथा लिखवाई थी। फिल्म का वितरण वार्नर
ब्रदर्स पिक्चर्स द्वारा किया जाना है। घोषणा से काफी विवाद उत्पन्न हुआ। 62 अप्रैल 2012 में एजटेरहास ने गिब्सन को एक पत्र लिखा जिसमें उन पर मैकाबीज के बारे में उनकी फिल्म को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया क्योंकि वह यहूदियों से नफरत करता है, और निजी घटनाओं की एक श्रृंखला का हवाला दिया जिसके दौरान उसने कथित तौर पर गिब्सन को अत्यधिक नस्लवादी विचार व्यक्त करते हुए सुना था। हालांकि एक निजी पत्र के रूप में लिखा गया था, बाद में इसे एक फिल्म उद्योग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। 63 जवाब में गिब्सन ने कहा कि वह अभी भी फिल्म बनाने का इरादा रखते हैं, लेकिन इसे एजटेरहास की पटकथा पर आधारित नहीं करेंगे जिसे उन्होंने घटिया कहा था। 64 एजटेरहास ने तब दावा किया कि 65 2012 के एक साक्षात्कार में गिब्सन ने बताया कि मैकाबीज फिल्म अभी भी तैयारी में थी। उन्होंने बताया कि वह विद्रोह के बाइबिल के विवरण की ओर आकर्षित हुए क्योंकि यह अमेरिकी ओल्ड वेस्ट शैली से मिलता जुलता है। 61 2007 में गिब्सन। जून 2016 में गिब्सन ने घोषणा की कि वह ब्रेवहार्ट के पटकथा लेखक रांडेल वालेस के साथ मिलकर द पैशन ऑफ द क्राइस्ट का सीक्वल बनाएंगे जो यीशु के पुनरुत्थान पर केंद्रित होगा। 66 नवंबर 2016 की शुरुआत में गिब्सन ने स्टीफन कोलबर्ट के साथ द लेट शो में खुलासा किया कि सीक्वल का शीर्षक द पैशन ऑफ द क्राइस्ट रिसर्जेक्शन होगा। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजना शायद 3 साल दूर हो सकती है क्योंकि यह एक बड़ा विषय है। 67 जनवरी 2023 में यह बताया गया कि सीक्वल का फिल्मांकन उसी वर्ष के अंत में शुरू होगा। 68 नवंबर 2016 में फिल्म समीक्षक मैट जोलर सीच ने गिब्सन को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख धार्मिक फिल्म निर्माता के रूप में नामित किया। 69 मई 2018 में यह घोषणा की गई थी कि गिब्सन द्वितीय विश्व युद्ध पर आधारित एक फिल्म का निर्देशन करेंगे जिसका नाम डिस्ट्रॉयर होगा। 70 हैक्सॉ रिज की तरह ही डिस्ट्रॉयर भी प्रशांत थिएटर में ओकिनावा की लड़ाई से निपटेगा, हालांकि एक अलग मोर्चे से। यह यूएसएस लेफी डीडी 724 के चालक दल की वीरतापूर्ण कहानी पर आधारित होगा जिन्होंने अपने जहाज को 22 कामिकेज हमलों से बचाया था। मेल कोलंबसिल गेरार्ड गिब्सन 3 AO, जन्म 3 जनवरी 1956, 4, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता। उन्हें उनकी एक्शन हीरो भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से पोस्टेपोकैलिप्टिक एक्शन सीरीज मैड मैक्स की पहली 3 फिल्मों में मैक्स रॉकटेस्की के रूप में उनकी ब्रेकआउट भूमिका और बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म सीरीज लेथल वेपन में मार्टिन रिग्स के रूप में। न्यूयॉर्क के पीकस्किल में जन्मे गिब्सन 12 साल की उम्र में अपने माता-पिता के साथ सिडनी, ऑस्ट्रेलिया चले गए। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अभिनय का अध्ययन किया, जहां उन्होंने रोमियो और जूलियट के निर्माण में जूडी डेविस के साथ अभिनय किया। 1980 के दशक के दौरान उन्होंने एक प्रोडक्शन कंपनी आइकन एंटरटेनमेंट की स्थापना की, जिसे स्वतंत्र फिल्म निर्देशक एटम एगोयान ने स्टूडियो सिस्टम का विकल्प कहा है। 5 निर्देशक पीटर वियर ने उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के नाटक गैलीपोली 1981 में मुख्य भूमिका के लिए चुना, जिसने गिब्सन को ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 6 1985 में गिब्सन को पीपल मैगजीन के पहले सेक्सीएस्ट मैन अलाइव के रूप में नामित किया गया था। 7 1995 में गिब्सन ने ऐतिहासिक महाकाव्य ब्रेवहार्ट का निर्माण, निर्देशन और अभिनय किया, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार मिला। बाद में उन्होंने बाइबिल पर आधारित नाटक द पैशन ऑफ द क्राइस्ट का निर्देशन और निर्माण किया, जो आर्थिक रूप से सफल और अत्यधिक विवादास्पद दोनों था। उन्हें एक्शन एडवेंचर फिल्म एपोकैलिप्टो 2006 के निर्देशन के लिए और अधिक आलोचनात्मक नोटिस मिला, जो 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मेसोअमेरिका में सेट है। कई कानूनी मुद्दों और विवादास्पद बयानों के सार्वजनिक रूप से लीक होने के बाद हॉलीवुड में गिब्सन की लोकप्रियता कम हो गई, जिससे अभिनय
और निर्देशन में उनके करियर पर असर पड़ा। 8 एज ऑफ डार्कनेस 2010 और जोडी फोस्टर की द बीवर 2011 में उनके प्रदर्शन के साथ उनके करियर में पुनरुत्थान देखने को मिला। 10 साल की अनुपस्थिति के बाद उनकी निर्देशन वापसी हैक्सॉ रिज 2016 ने 2 अकादमी पुरस्कार जीते, 9, 10 और उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित 4 अन्य के लिए नामांकित किया गया। इस श्रेणी में गिब्सन का यह दूसरा नामांकन था। प्रारंभिक जीवन। गिब्सन का जन्म पीकस्किल, न्यूयॉर्क में आयरिश वंश में हुआ था। वे 11 बच्चों में से छठे थे और लेखक हटन गिब्सन और आयरिश मूल की एनी पेट्रीसिया नी रीली 1990 में मृत्यु हो गई के दूसरे बेटे थे। 12 गिब्सन की दादी ओपेरा कॉन्ट्राल्टो ईवा माइलोट 1875 से 1920 थीं, जिनका जन्म ऑस्ट्रेलिया में आयरिश माता-पिता के यहाँ हुआ था। 13 जबकि उनके दादा जॉन हटन गिब्सन दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका के 1 करोड़पति तंबाकू व्यवसायी थे। 15 गिब्सन के छोटे भाइयों में से एक डोनल भी एक अभिनेता है। गिब्सन का पहला नाम सेंट मेल्स कैथेड्रल से लिया गया है, जो उनकी मां के गृहनगर लॉन्गफोर्ड में स्थित है। 16 उनका दूसरा नाम कोलमसिल। 17 भी एक आयरिश संत के साथ साझा किया गया है। 18 अपनी मां की वजह से गिब्सन के पास आयरिश और अमेरिकी दोहरी नागरिकता है। 19 गिब्सन एक ऑस्ट्रेलियाई स्थायी निवासी भी है। 21 गिब्सन के पिता को 14 फरवरी 1968 को न्यूयॉर्क सेंट्रल रेलरोड के खिलाफ कार्य संबंधित चोट के मुकदमे में $1,45,000 अमेरिकी डॉलर 2023 में $270,450 के बराबर का पुरस्कार मिला था और इसके तुरंत बाद उन्होंने अपने परिवार को वेस्ट पिम्बल, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर दिया। 22 उस समय गिब्सन की उम्र 12 साल थी। अपनी दादी के मूल ऑस्ट्रेलिया में जाना आर्थिक कारणों से था और उनके पिता की उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल वियतनाम युद्ध के दौरान उनके सबसे बड़े बेटे को भर्ती करने से मना कर देंगे। 23 अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान गिब्सन को न्यू साउथ वेल्स के वाहरोंगा में सेंट लियो कैथोलिक कॉलेज में क्रिश्चियन ब्रदर्स के मंडली के सदस्यों द्वारा शिक्षित किया गया था। 24-25 आजीविका अवलोकन। गिब्सन ने जब पहली बार सिनेमाई परिदृश्य में प्रवेश किया तो उन्हें फिल्म समीक्षकों से बहुत अनुकूल टिप्पणियां मिली, साथ ही कई क्लासिक फिल्म सितारों से उनकी तुलना भी की गई। 1982 में विंसेंट कैनबी ने लिखा कि श्री गिब्सन युवा स्टीव मैकक्वीन की याद दिलाते हैं। मैं स्टार क्वालिटी को परिभाषित नहीं कर सकता, लेकिन जो भी हो, श्री गिब्सन में वह है। 26 गिब्सन की तुलना क्लार्क गेबल और हम्फ्री बोगार्ट के संयोजन से भी की जाती है। 27 मैड मैक्स सीरीज की फिल्मों, पीटर वियर की गैलीपोली 1981 और लेथल वेपन सीरीज की फिल्मों में गिब्सन की भूमिकाओं ने उन्हें एक्शन हीरो का लेबल दिलाया। 28 बाद में गिब्सन ने कई तरह की अभिनय परियोजनाओं में विस्तार किया, जिसमें मानव नाटक जैसे हेमलेट 1990 का फ्रेंको जेफिरेली फिल्म संस्करण और मेवरिक 1994 और व्हाट वीमेन वांट 2000 जैसी हास्य भूमिकाएं शामिल थीं। उन्होंने अभिनय से आगे बढ़कर निर्देशन और निर्माण में भी हाथ आजमाया। द मैन विदाउट ए फेस 1993, ब्रेवहार्ट 1995, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट 2004 और एपोकैलिप्टो 2006। टाइम के जेस कैगल ने गिब्सन की तुलना कैरी ग्रांट, शॉन कॉनरी और रॉबर्ट रेडफोर्ड से की। 28 कॉनरी ने एक बार सुझाव दिया था कि गिब्सन को कॉनरी के एम के लिए अगला जेम्स बॉन्ड खेलना चाहिए। गिब्सन ने भूमिका को ठुकरा दिया, कथित तौर पर। द गार्जियन के एलेक्स वॉन टुंजेलमैन ने फिल्म को सी ग्रेड दिया और कहा, अंग्रेजी विरोधी प्रचार के एक टुकड़े के रूप में प्रतीत होने वाली ब्रेवहार्ट स्कॉटलैंड की विरासत को पूरी तरह से खत्म करके उसका और भी बड़ा अपमान करती है। इंग्लैंड के इतिहासकार कहेंगे कि मैं झूठा हूं, वॉयस ओवर कहता है, लेकिन इतिहास उन लोगों द्वारा लिखा जाता है जिन्होंने नायकों को फांसी दी है। खैर, यह मैंने कहा, लेकिन
चाहे आप इस मामले पर अंग्रेजी या स्कॉटिश इतिहासकारों को पढ़ें, ब्रेवहार्ट अभी भी झूठ का एक बड़ा धुआंधार हगिस पेश करता है। 2012 के एक लेख में नाथन कमाल ने फिल्म को बेहद ओवररेटेड कहा, पात्रों की एकायामी के रूप में आलोचना की। 36 पर्यटन पर प्रभाव। यूरोपीय प्रीमियर 3 सितंबर 1995 को स्टर्लिंग में हुआ था। 37 1996 में फिल्म रिलीज होने के एक साल बाद स्टर्लिंग कैसल में वार्षिक 3 दिवसीय ब्रेवहार्ट सम्मेलन ने ब्रेवहार्ट के प्रशंसकों को आकर्षित किया, जिससे सम्मेलन की उपस्थिति पिछले वर्ष के 66,000 से बढ़कर 1,67,000 हो गई। 38 अगले वर्ष स्टर्लिंग क्षेत्र में आगंतुकों पर किए गए शोध से संकेत मिला कि 55% आगंतुकों ने ब्रेवहार्ट देखा था। स्कॉटलैंड के बाहर से आने वाले आगंतुकों में से ब्रेवहार्ट देखने वालों में से 15% ने कहा कि इसने देश की यात्रा करने के उनके निर्णय को प्रभावित किया। ब्रेवहार्ट देखने वाले सभी आगंतुकों में से 39% ने कहा कि फिल्म ने स्टर्लिंग की यात्रा करने के उनके निर्णय को आंशिक रूप से प्रभावित किया और 19% ने कहा कि फिल्म उनकी यात्रा के मुख्य कारणों में से एक थी। 39 उसी वर्ष एक पर्यटन रिपोर्ट में कहा गया कि ब्रेवहार्ट प्रभाव। इस फिल्म ने न केवल दुनिया भर में बल्कि स्कॉटलैंड में भी स्कॉटलैंड और स्कॉटिश इतिहास में भारी रुचि पैदा की। उद्धरण वांछित 1997 में स्कॉटिश विक्टन वोट के अगले दिन स्टर्लिंग में आयोजित ब्रेवहार्ट कन्वेंशन में और दुनिया भर से 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ब्रेवहार्ट लेखक रांडेल वालेस कबीले के सेओरस वालेस, स्कॉटिश इतिहासकार डेविड रॉस और आयरलैंड से ब्लैथिन फिट्जगेराल्ड ने फिल्म के विभिन्न पहलुओं पर व्याख्यान दिए। उद्धरण वांछित जेम्स रॉबिन्सन, यंग विलियम, एंड्रयू वियर, यंग हैमिश, जूली ऑस्टिन, युवा दुल्हन और मैरी कैल्वे, यंग मुरॉन सहित कई अभिनेता भी शामिल हुए। उद्धरण आवश्यक। पुरस्कार और सम्मान। ब्रेवहार्ट को 1995 के पुरस्कार सत्र के दौरान कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, हालांकि इसे कई लोगों द्वारा अपोलो 13, इल पोस्टिनो, द पोस्टमैन, लीविंग लास वेगास, सेंस एंड सेंसिबिलिटी और द यूजुअल सस्पेक्ट्स जैसी फिल्मों के प्रमुख प्रतियोगी के रूप में नहीं देखा गया था। 41 53वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने के बाद ही इसे ऑस्कर के एक गंभीर दावेदार के रूप में देखा गया था। 41 जब 68वें अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकन की घोषणा की गई, तो ब्रेवहार्ट को 10 अकादमी पुरस्कार नामांकन मिले और एक महीने बाद सर्वश्रेष्ठ पिक्चर, गिब्सन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ छायांकन, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि प्रभाव संपादन और सर्वश्रेष्ठ मेकअप सहित 5 जीते। 42 ब्रेवहार्ट बिना किसी अभिनय नामांकन के सर्वश्रेष्ठ पिक्चर जीतने वाली नवीं फिल्म बन गई और मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकित हुए बिना सर्वश्रेष्ठ पिक्चर जीतने वाली केवल 4 फिल्मों में से एक है। अन्य 2017 में द शेप ऑफ वाटर, 2018 में ग्रीन बुक और 2020 में नोमैडलैंड है। 43 44 45 फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड भी जीता। 46 2010 में इंडिपेंडेंट फिल्म एंड टेलीविजन अलायंस ने फिल्म को पिछले 30 वर्षों की 30 सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्र फिल्मों में से एक के रूप में चुना। 47 पुरस्कार वर्ग प्राप्तकर्ता परिणाम। 20/20 पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ छायांकन जॉन टोल मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन चार्ल्स नोड मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ मेकअप पीटर फ्रैम्पटन, पॉल पैटिसन और लोइस बर्वेल जीत गया। सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर जेम्स हॉर्नर मनोनीत, सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मनोनीत। अकादमी पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चित्र मेल गिब्सन, ब्रूस डेवी और एलन लैड जूनियर जीत गया। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मेल गिब्सन जीत गया। सर्वश्रेष्ठ पटकथा सीधे स्क्रीन के लिए लिखी गई रैंडल वालेस मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ छायांकन जॉन टोल जीत गया। सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन चार्ल्स नोड मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन स्टीवन रोसेनब्लम मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ मेकअप पीटर फ्रैम्पटन,
पॉल पैटिसन और लोइस बर्वेल जीत गया। सर्वश्रेष्ठ मूल नाटकीय स्कोर जेम्स हॉर्नर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि एंडी नेल्सन, स्कॉट मिलन, अन्ना बेहलमर और ब्रायन सिमंस मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि प्रभाव संपादन लोन बेंडर और पेर हॉलबर्ग जीत गया। अमेरिकी सिनेमा संपादक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संपादित फीचर फिल्म स्टीवन रोसेनब्लम जीत गया। अमेरिकन सिनेमा फाउंडेशन पुरस्कार फीचर फिल्म जीत गया। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स अवार्ड्स थिएटर रिलीज में सिनेमेटोग्राफी में उत्कृष्ट उपलब्धि जॉन टोल जीत गया। पुरस्कार सर्किट समुदाय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मेल गिब्सन मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा रैंडल वालेस मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन थॉमस ई सैंडर्स और पीटर हॉविट जीत गया। सर्वश्रेष्ठ छायांकन जॉन टोल मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन चार्ल्स नोड जीत गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन स्टीवन रोसेनब्लम मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइल पीटर फ्रैम्पटन, पॉल पैटिसन और लोइस बर्वेल जीत गया। सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर जेम्स हॉर्नर जीत गया। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ स्टंट समूह जीत गया। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार सर्वोत्तम दिशा मेल गिब्सन मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ छायांकन जॉन टोल जीत गया। सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन चार्ल्स नोड जीत गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीत जेम्स हॉर्नर मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ मेकअप पीटर फ्रैम्पटन, पॉल पैटिसन और लोइस बर्वेल मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन थॉमस ई सैंडर्स मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ ध्वनि एंडी नेल्सन, स्कॉट मिलन, अन्ना बेहलमर और ब्रायन सिमंस जीत गया। कैमेरीमेज सुनहरा मेंढक जॉन टोल मनोनीत। सिनेमा ऑडियो सोसाइटी पुरस्कार मोशन पिक्चर्स के लिए ध्वनि मिश्रण में उत्कृष्ट उपलब्धि एंडी नेल्सन, स्कॉट मिलन, अन्ना बेहलमर और ब्रायन सिमंस मनोनीत। सिनेमा राइटर्स सर्किल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म मेल गिब्सन जीता। एक आलोचकों की पसंद पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीत गया। डलासफोर्ट वर्थ फिल्म क्रिटिक्स एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ चित्र मनोनीत। सर्वश्रेष्ठ छायांकन जॉन टोल जीत गया। गालना मेल गिब्सन, विलियम वालेस, राजकुमारी इसाबेल के रूप में सोफी मार्सेउ, पैट्रिक मैकगुहान, किंग लॉन्गशैंक्स, किंग एडवर्ड आई, कैथरीन मैककॉर्मैक मुरॉन के रूप में, एंगस मैकफेडेन, रॉबर्ट द ब्रूस, ब्रेंडन ग्लीसन हैमिश के रूप में, डेविड ओहारा स्टीफन, इयान बैनन द लेपर के रूप में, जेम्स कॉस्मो कैंपबेल के रूप में, ब्रायन कॉक्स अर्गीले वालेस। इसके अलावा पीटर हेनली ने प्रिंस एडवर्ड का किरदार निभाया है, जबकि अलून आर्मस्ट्रांग और जॉन मुर्टाग ने क्रमशः कपटी स्कॉटिश लॉर्ड समोरने और लोचलन का किरदार निभाया है। उत्पादन विकास निर्माता एलन लैड जूनियर के पास शुरू में एमजीएम पाथे कम्युनिकेशंस में प्रोजेक्ट था, जब उन्होंने रैंडल वाले से स्क्रिप्ट ली थी। 2 जब मेट्रो गोल्डविन मेयर एमजीएम 1993 में नए प्रबंधन से गुजर रहा था, लैड ने स्टूडियो छोड़ दिया और ब्रेवहार्ट सहित इसकी कुछ शीर्ष संपत्तियों को ले लिया। 3 मेल गिब्सन को स्क्रिप्ट मिली और भले ही उन्हें यह पसंद आई, उन्होंने शुरू में इसे पास कर दिया। हालांकि इसके बारे में विचार बार बार उनके पास आते रहे और उन्होंने आखिरकार इस परियोजना को लेने का फैसला किया। 2 टेरी गिलियम को फिल्म का निर्देशन करने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 4 गिब्सन शुरू में केवल निर्देशन में रुचि रखते थे और उन्होंने सर विलियम वालेस की भूमिका में ब्रैड पिट पर विचार किया था। 7 गिब्सन ने कहा कि कॉनरी के गौलाश के उच्चारण ने उन्हें फिल्म के लिए स्कॉटिश लहजे में मदद की। 8 गिब्सन और उनकी प्रोडक्शन कंपनी आइकॉन प्रोडक्शंस को फिल्म के लिए पर्याप्त धन जुटाने में कठिनाई हुई। वार्नर ब्रदर्स इस शर्त पर परियोजना को निधि देने के लिए तैयार थे कि गिब्सन एक और लेथल वेपन सीक्वल के लिए साइन करें, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। गिब्सन ने अंततः फिल्म के लिए पर्याप्त वित्तपोषण प्राप्त किया, जिसमें पैरामाउंट पिक्चर्स ने फिल्म के उत्तरी अमेरिकी वितरण अधिकारों के बदले में
बजट का 1/3 हिस्सा दिया और 20वीं सेंचुरी फॉक्स ने अंतर्राष्ट्रीय वितरण अधिकारों के बदले में अन्य 2/3 हिस्सा दिया। 9.5 फिल्माने गिब्सन दाए 20वीं सेंचुरी फॉक्स के कार्यकारी स्कॉट नीसन के साथ सेट पर। फिल्मांकन शुरू में पूरी तरह से यूनाइटेड किंगडम में होने वाला था, लेकिन आयरिश सरकार की पैरवी और आयरिश आर्मी रिजर्व के 1600 सदस्यों को एक्स्ट्रा के रूप में आपूर्ति करने की उनकी पेशकश के बाद अधिकांश शूटिंग आयरलैंड में स्थानांतरित कर दी गई थी। शूटिंग आयरलैंड में 12 सप्ताह और आर्डमोर स्टूडियो में और 5 सप्ताह स्कॉटलैंड में लोकेशन पर करने की योजना बनाई गई थी। 10 फिल्म की प्रमुख फोटोग्राफी 6 जून 1994 को शुरू हुई। 11 लागत कम करने के लिए गिब्सन ने दोनों सेनाओं को एक ही अतिरिक्त कलाकारों से चित्रित करवाया। रिजर्विस्टों को दाढ़ी बढ़ाने की अनुमति दी गई थी और उन्होंने मध्ययुगीन परिधान के लिए अपनी सैन्य वर्दी बदल ली थी। 12 प्रमुख फोटोग्राफी 28 अक्टूबर 1994 को समाप्त हुई। 13 गिब्सन ने बाद में यह भी कहा कि एक युद्ध दृश्य को फिल्माते समय एक घोड़े ने लगभग उन्हें मार डाला, लेकिन घोड़े के गिर जाने के बाद उनका स्टंट डबल उन्हें बचाने में सक्षम था। 14 MPAA से NC-17 रेटिंग से बचने के लिए गिब्सन को फिल्म के युद्ध दृश्यों को कम करना पड़ा। अंतिम संस्करण को क्रूर मध्ययुगीन युद्ध के लिए R रेटिंग दी गई थी। 15 गिब्सन और संपादक स्टीवन रोसेनब्लम ने शुरू में एक 195 मिनट की फिल्म बनाई थी, लेकिन शेरी लैंसिंग, जो उस समय पैरामाउंट पिक्चर्स के प्रमुख थे, ने गिब्सन और रोसेनब्लम से फिल्म को घटाकर 177 मिनट करने का अनुरोध किया। 16 कोलाइडर के साथ 2016 के एक साक्षात्कार में गिब्सन के अनुसार फिल्म का 4 घंटे का संस्करण है और उन्होंने इसे फिर से इकट्ठा करने में रुचि व्यक्त की अगर पैरामाउंट पिक्चर्स और 20वीं शताब्दी फॉक्स दोनों रुचि रखते हैं। 17 साउंड ट्रैक मुख्य लेख ब्रेवहार्ट साउंड ट्रैक। इस गीत की रचना और निर्देशन जेम्स हॉर्नर ने किया था और इसे लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा ने गाया था। यह हॉर्नर का मेल गिब्सन के साथ निर्देशक के रूप में 3 सहयोगों में से दूसरा है। यह गीत अब तक के सबसे व्यावसायिक रूप से सफल साउंड ट्रैक में से एक बन गया है। इसे फिल्म समीक्षकों और दर्शकों से काफी प्रशंसा मिली और इसे कई पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया, जिसमें अकादमी पुरस्कार, सैटर्न पुरस्कार, बाफ्टा पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार शामिल है। मुक्त करना ब्रेवहार्ट का प्रीमियर 18 मई 1995 को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और 6 दिन बाद इसे अमेरिकी सिनेमाघरों में व्यापक रूप से रिलीज किया गया। 18-19 होम मीडिया ब्रेवहार्ट को 12 मार्च 1996 को लेजरडिस्क पर पैन और स्कैन तथा वाइडस्क्रीन दोनों में जारी किया गया। उसी दिन इसे केवल पैन और स्कैन में VHS पर भी उपलब्ध कराया गया तथा 27 अगस्त को वाइडस्क्रीन में पुनः जारी किया गया। फिल्म 29 अगस्त 2000 को DVD पर रिलीज हुई थी। इस संस्करण में केवल वाइडस्क्रीन में फिल्म, गिब्सन द्वारा एक कमेंट्री ट्रैक, एक पर्दे के पीछे का फीचर, ट्रेलर शामिल थे। 20 इसे 1 सितंबर 2009 को पैरामाउंट सफायर सीरीज के हिस्से के रूप में ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। इसमें नए बोनस मटेरियल के साथ DVD फीचर भी शामिल थे। 21 इसे 15 मई 2018 को पैरामाउंट सफायर सीरीज के 4 के अपग्रेड के हिस्से के रूप में 4 के UHD ब्लूरे पर रिलीज किया गया था। 21 स्वागत बॉक्स ऑफिस ब्रेवहार्ट ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $75.5 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $133.5 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल 209.0 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका बजट 73 मिलियन था। 22-10 यह US बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष 10 में 9 गैरलगातार सप्ताह बिताती रही, अपने पहले 7 सप्ताह, फिर सिनेमाघरों में अपने 5वें महीने के दौरान 2 और सप्ताह। 23 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर
127 आलोचकों की 76% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.2/10 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, विचलित करने वाली हिंसक और ऐतिहासिक रूप से संदिग्ध मेल गिब्सन की ब्रेवहार्ट अपनी महत्वाकांक्षा से मेल खाने के लिए पर्याप्त व्यापक एक्शन, ड्रामा और रोमांस देकर अपनी महाकाव्य लंबाई को सही ठहराती है। 24 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 20 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 68 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 25 ब्रेवहार्ट में गिब्सन के काम के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अकादमी पुरस्कार मिला। द न्यूयॉर्क टाइम्स के कैरिन जेम्स ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए इसे वर्षों में सबसे शानदार मनोरंजन में से एक कहा। 26 रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3.5 स्टार दिए, इसे हॉलीवुड तलवारबाजी क्लासिक्स की भावना और द रोर वॉरियर की क्रूर क्रूरता के साथ एक एक्शन महाकाव्य कहा। 27 एक सकारात्मक समीक्षा में जीन सिस्केल ने लिखा कि युद्ध के दृश्यों को अच्छी तरह से मंचित करने के अलावा गिब्सन 700 साल पहले की गंदगी और मनोदशा को फिर से बनाने में भी कामयाब रहे। 28 रोलिंग स्टोन के पीटर ट्रेवर्स ने महसूस किया कि हालांकि फिल्म स्कॉटिश किसान और फ्रांसीसी राजकुमारी के साथ वालेस को शामिल करने वाली चमकदार, धब्बेदार प्रेम सामग्री के साथ थोड़ी सुस्त है, लेकिन एक्शन आपको अपनी सीट से बांधे रखेगा। अभिनय 1985 में गिब्सन ने सिडनी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन किया। 30 छात्रों के रूप में गिब्सन और अभिनेत्री जूडी डेविस ने रोमियो और जूलियट में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, और गिब्सन ने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के एक प्रयोगात्मक उत्पादन में रानी टाइटेनिया की भूमिका निभाई। 31 1977 में स्नातक होने के बाद 32 गिब्सन ने तुरंत मैड मैक्स के फिल्मांकन पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन एक मंच अभिनेता के रूप में काम करना जारी रखा और एडिलेड में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्टेट थिएटर कंपनी में शामिल हो गए। गिब्सन की नाट्य क्रेडिट में वेटिंग फॉर गोडोट में एस्ट्रागन, जेफरी रश के विपरीत का किरदार और सिडनी में डेथ ऑफ ए सेल्समैन के 1 सितंबर 1982 के उत्पादन में बिफ लोमन की भूमिका शामिल है। एनआईडीए में एक छात्र के रूप में गिब्सन ने 1977 की फिल्म समर सिटी में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें $400 का भुगतान किया गया था। 34 इसके बाद गिब्सन ने फिल्म मैड मैक्स 1979 में शीर्षक चरित्र निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें $9,000 का भुगतान किया गया था। फिल्म बनाने के तुरंत बाद उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलियन थिएटर कंपनी के साथ एक सीजन किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी भावी पत्नी रॉबिन मूर के साथ एडिलेड में $30 प्रति सप्ताह का अपार्टमेंट साझा किया। मैड मैक्स के बाद गिब्सन ने फिल्म टिम 1979 में मानसिक रूप से धीमे युवा की भूमिका भी निभाई। 35 इस अवधि के दौरान गिब्सन ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन श्रृंखला में अतिथि भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। वह धारावाहिक द सुलिवान्स में नौसेना लेफ्टिनेंट रे हेंडरसन के रूप में दिखाई दिए। 36 पुलिस प्रक्रियात्मक कॉप शॉप में। 35 और जेल धारावाहिक पनिशमेंट के पायलट एपिसोड में, जो 1980 में निर्मित किया गया था, 1981 में प्रदर्शित किया गया। 37 38 गिब्सन द्वितीय विश्व युद्ध की एक्शन फिल्म अटैक फोर्स जेड के कलाकारों में शामिल हो गए, जो 1982 तक रिलीज नहीं हुई, जब गिब्सन एक बड़े स्टार बन गए थे। निर्देशक पीटर वियर ने गिब्सन को प्रथम विश्व युद्ध के नाटक गैलीपोली 1981 में मुख्य भूमिका में लिया, जिसने गिब्सन को ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान से एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 6 गैलीपोली ने गिब्सन को एक गंभीर, बहुमुखी अभिनेता की ख्याति दिलाने में भी मदद की और उन्हें हॉलीवुड एजेंट एड लिमाटो का खिताब दिलाया। सीक्वल मैड मैक्स 2 1982 अमेरिका में उनकी पहली हिट थी, जहां इसे द रोर वॉरियर के रूप में रिलीज किया गया था। पीटर वियर की रोमांटिक थ्रिलर द ईयर ऑफ लिविंग रेंजर्सली 1982 में अपनी भूमिका के लिए गिब्सन को फिर से सकारात्मक नोटिस मिले। गिब्सन ने मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम 1985 में तीसरी बार मैक्स रॉकटेस्की की भूमिका निभाकर अपना पहला $1 मिलियन वेतन अर्जित किया। 39
40 गिब्सन की पहली अमेरिकी फिल्म मार्क रिडेल की ड्रामा द रिवर 1984 थी, जिसमें उन्होंने और सिसी स्पेसेक ने संघर्षरत टेनेसी किसानों की भूमिका निभाई थी। इसके बाद गिब्सन ने ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक गिलियन आर्मस्ट्रांग की गॉथिक रोमांस मिसेज सोफेल 1984 में अभिनय किया। उन्होंने और मैथ्यू मोडाइन ने निंदा किए गए अपराधी भाइयों की भूमिका निभाई, जिनके विपरीत डायने कीटन वार्डन की पत्नी की भूमिका में थीं, जो बाइबिल पढ़ने के लिए उनसे मिलने जाती है। 1985 में लगातार 4 फिल्मों में काम करने के बाद गिब्सन ने अपने ऑस्ट्रेलियाई मवेशी स्टेशन पर लगभग 2 साल की छुट्टी ली। 41 वह लेथल वेपन 1987 में मार्टिन रिग्स की भूमिका निभाने के लिए लौटे, एक फिल्म जिसने हॉलीवुड के अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करने में मदद की। 42 इसके बाद गिब्सन ने लगातार 3 फिल्मों में अभिनय किया, जो 1990 में रिलीज हुई, बर्ड ऑन अ वायर, एयर अमेरिका और हैमलेट। 1990 में एयर अमेरिका प्रीमियर में गिब्सन। 1990 के दशक के दौरान गिब्सन ने व्यावसायिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के बीच काम किया। दशक के पहले भाग में उनकी फिल्में फॉरएवर यंग, लेथल वेपन 3, मेवरिक और ब्रेवहार्ट थीं। इसके बाद उन्होंने रैनसम, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेथल वेपन 4 और पेबैक में अभिनय किया। गिब्सन ने डिज्नी की पोकाहोंटस में जॉन स्मिथ की बोलने और गाने वाली आवाज के रूप में भी काम किया। गिब्सन को द पैट्रियट 2000 में प्रदर्शित होने के लिए $25 मिलियन का रिकॉर्ड वेतन दिया गया था। 43 इसने $100 मिलियन से अधिक की कमाई की, जैसा कि उस वर्ष उनकी 2 अन्य फिल्मों चिकन रन और व्हाट वीमेन वांट ने किया था। 28 2002 में गिब्सन वियतनाम युद्ध नाटक वी वेयर सोल्जर्स और एम नाइट श्यामलन की साइंस में दिखाई दिए, जो गिब्सन के अभिनय करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 44 साइंस का प्रचार करते समय गिब्सन ने कहा कि वह अब फिल्म स्टार नहीं बनना चाहते और केवल तभी फिल्म में अभिनय करेंगे जब स्क्रिप्ट वास्तव में असाधारण होगी। 2010 में गिब्सन एज ऑफ डार्कनेस में दिखाई दिए, जिसने 2002 के बाद से उनकी पहली अभिनीत भूमिका को चिह्नित किया। 45 और यह बीबीसी मिनी सीरीज एज ऑफ डार्कनेस का रूपांतरण था। 46 उसी वर्ष जून में गिब्सन टेक्सास के ब्राउनसविले में थे, जहां वे फिल्म गेट द ग्रिंगो के दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे, जो मेक्सिको की एक कठिन जेल में बंद एक पेशेवर अपराधी के बारे में थी। 47 2010 में अपनी पूर्व प्रेमिका पर सार्वजनिक रूप से भड़कने के बाद गिब्सन को विलियम मॉरिस एंडेवर की प्रतिभा एजेंसी से हटा दिया गया था। 48 गिब्सन को द हैंगओवर पार्ट 2 में एक छोटी भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन कलाकारों और क्रू द्वारा उनकी भागीदारी पर आपत्ति जताए जाने के बाद उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। 49 गिब्सन ने 2 खलनायकों की भूमिका भी निभाई। 2013 में माचेटे किल्स में लूथर वॉज, डैनी ट्रेजो के साथ, और 2014 में द एक्सपेंडेबल्स 3 में कॉनराड स्टोनबैंक्स, सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ। 2014 में एक्सपेंडेबल्स के सहकलाकार सिल्वेस्टर स्टेलोन, पृष्ठभूमि के साथ गिब्सन 2018 में रिलीज हुई निर्देशक एस क्रेग झालर की पुलिस क्रूरता थीम वाली फिल्म ड्रैग्ड एक्रॉस कंक्रीट में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। 50 इसके बाद उन्होंने द प्रोफेसर एंड द मैडमैन में अभिनय किया। उन्होंने और निर्देशक दोनों ने फिल्म को अस्वीकार कर दिया। अभिनय 1985 में गिब्सन ने सिडनी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामेटिक आर्ट में अध्ययन किया। 30 छात्रों के रूप में गिब्सन और अभिनेत्री जूडी डेविस ने रोमियो और जूलियट में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, और गिब्सन ने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के एक प्रयोगात्मक उत्पादन में रानी टाइटेनिया की भूमिका निभाई। 31 1977 में स्नातक होने के बाद 32 गिब्सन ने तुरंत मैड मैक्स के फिल्मांकन पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन एक मंच अभिनेता के रूप में काम करना जारी रखा और एडिलेड में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्टेट थिएटर कंपनी में शामिल हो गए। गिब्सन की नाट्य क्रेडिट में वेटिंग फॉर गोडोट में एस्ट्रागन, जेफरी रश के विपरीत का किरदार, और सिडनी में डेथ ऑफ ए सेल्समैन के 1 सितंबर
1982 के उत्पादन में बिफ लोमन की भूमिका शामिल है। एनआईडीए में एक छात्र के रूप में गिब्सन ने 1977 की फिल्म समर सिटी में अपनी फिल्मी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें $400 का भुगतान किया गया था। 34 इसके बाद गिब्सन ने फिल्म मैड मैक्स 1979 में शीर्षक चरित्र निभाया। इस भूमिका के लिए उन्हें $9,000 का भुगतान किया गया था। फिल्म बनाने के तुरंत बाद उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलियन थिएटर कंपनी के साथ एक सीजन किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने अपनी भावी पत्नी रॉबिन मूर के साथ एडिलेड में $30 प्रति सप्ताह का अपार्टमेंट साझा किया। मैड मैक्स के बाद गिब्सन ने फिल्म टिम 1979 में मानसिक रूप से धीमे युवा की भूमिका भी निभाई। 35 इस अवधि के दौरान गिब्सन ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन श्रृंखला में अतिथि भूमिकाओं में भी दिखाई दिए। वह धारावाहिक द सुलिवान्स में नौसेना लेफ्टिनेंट रे हेंडरसन के रूप में दिखाई दिए। 36 पुलिस प्रक्रियात्मक कॉप शॉप में। 35 और जेल धारावाहिक पनिशमेंट के पायलट एपिसोड में, जो 1980 में निर्मित किया गया था, 1981 में प्रदर्शित किया गया। 37 38 गिब्सन द्वितीय विश्व युद्ध की एक्शन फिल्म अटैक फोर्स जेड के कलाकारों में शामिल हो गए, जो 1982 तक रिलीज नहीं हुई, जब गिब्सन एक बड़े स्टार बन गए थे। निर्देशक पीटर वियर ने गिब्सन को प्रथम विश्व युद्ध के नाटक गैलीपोली 1981 में मुख्य भूमिका में लिया, जिसने गिब्सन को ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान से एक और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिलाया। 6 गैलीपोली ने गिब्सन को एक गंभीर बहुमुखी अभिनेता की ख्याति दिलाने में भी मदद की और उन्हें हॉलीवुड एजेंट एड लिमाटो का खिताब दिलाया। सीक्वल मैड मैक्स 2 1982 अमेरिका में उनकी पहली हिट थी, जहां इसे द रोड वॉरियर के रूप में रिलीज किया गया था। पीटर वियर की रोमांटिक थ्रिलर द ईयर ऑफ लिविंग रेंजर्सली 1982 में अपनी भूमिका के लिए गिब्सन को फिर से सकारात्मक नोटिस मिले। गिब्सन ने मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम 1985 में तीसरी बार मैक्स रॉकटेस्की की भूमिका निभाकर अपना पहला $1 मिलियन वेतन अर्जित किया। 39 गिब्सन की पहली अमेरिकी फिल्म मार्क रिडेल की ड्रामा द रिवर 1984 थी, जिसमें उन्होंने और सिसी स्पेसेक ने संघर्षरत टेनेसी किसानों की भूमिका निभाई थी। इसके बाद गिब्सन ने ऑस्ट्रेलियाई निर्देशक गिलियन आर्मस्ट्रांग की गॉथिक रोमांस मिसेज सोफेल 1984 में अभिनय किया। उन्होंने और मैथ्यू मोडाइन ने निंदा किए गए अपराधी भाइयों की भूमिका निभाई, जिनके विपरीत डायने कीटन वार्डन की पत्नी की भूमिका में थीं, जो बाइबिल पढ़ने के लिए उनसे मिलने जाती है। 1985 में लगातार 4 फिल्मों में काम करने के बाद गिब्सन ने अपने ऑस्ट्रेलियाई मवेशी स्टेशन पर लगभग 2 साल की छुट्टी ली। 41 वह लेथल वेपन 1987 में मार्टिन रिग्स की भूमिका निभाने के लिए लौटे, एक फिल्म जिसने हॉलीवुड के अग्रणी व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करने में मदद की। 42 इसके बाद गिब्सन ने लगातार 3 फिल्मों में अभिनय किया, जो 1990 में रिलीज हुई: बर्ड ऑन अ वायर, एयर अमेरिका और हैमलेट। 1990 में एयर अमेरिका प्रीमियर में गिब्सन। 1990 के दशक के दौरान गिब्सन ने व्यावसायिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के बीच काम किया। दशक के पहले भाग में उनकी फिल्में फॉरएवर यंग, लेथल वेपन 3, मेवरिक और ब्रेवहार्ट थीं। इसके बाद उन्होंने रैनसम, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, लेथल वेपन 4 और पेबैक में अभिनय किया। गिब्सन ने डिज्नी की पोकाहोंटस में जॉन स्मिथ की बोलने और गाने वाली आवाज के रूप में भी काम किया। गिब्सन को द पैट्रियट 2000 में प्रदर्शित होने के लिए $25 मिलियन का रिकॉर्ड वेतन दिया गया था। 43 इसने $100 मिलियन से अधिक की कमाई की, जैसा कि उस वर्ष उनकी 2 अन्य फिल्मों चिकन रन और व्हाट वीमेन वांट ने किया था। 28 2002 में गिब्सन वियतनाम युद्ध नाटक वी वेयर सोल्जर्स और एम नाइट श्यामलन की साइंस में दिखाई दिए, जो गिब्सन के अभिनय करियर की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। 44 साइंस का प्रचार करते समय गिब्सन ने कहा कि वह अब फिल्म स्टार नहीं बनना चाहते और केवल तभी फिल्म में अभिनय करेंगे जब स्क्रिप्ट वास्तव में असाधारण होगी। 2010 में
गिब्सन एज ऑफ डार्कनेस में दिखाई दिए, जिसने 2002 के बाद से उनकी पहली अभिनीत भूमिका को चिह्नित किया। 45 और यह बीबीसी मिनी सीरीज एज ऑफ डार्कनेस का रूपांतरण था। 46 उसी वर्ष जून में गिब्सन टेक्सास के ब्राउनसविले में थे, जहां वे फिल्म गेट द ग्रिंगो के दृश्यों की शूटिंग कर रहे थे, जो मेक्सिको की एक कठिन जेल में बंद एक पेशेवर अपराधी के बारे में थी। 47 2010 में अपनी पूर्व प्रेमिका पर सार्वजनिक रूप से भड़कने के बाद गिब्सन को विलियम मॉरिस एंडेवर की प्रतिभा एजेंसी से हटा दिया गया था। 48 गिब्सन को द हैंगओवर पार्ट 2 में एक छोटी भूमिका के लिए चुना गया था, लेकिन कलाकारों और क्रू द्वारा उनकी भागीदारी पर आपत्ति जताए जाने के बाद उन्हें फिल्म से हटा दिया गया। 49 गिब्सन ने 2 खलनायकों की भूमिका भी निभाई। 2013 में माचेटे किल्स में लूथर वॉज, डैनी ट्रेजो के साथ, और 2014 में द एक्सपेंडेबल्स 3 में कॉनराड स्टोनबैंक्स, सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ। 2014 में एक्सपेंडेबल्स के सहकलाकार सिल्वेस्टर स्टेलोन, पृष्ठभूमि के साथ गिब्सन 2018 में रिलीज हुई निर्देशक एस. क्रेग झालर की पुलिस क्रूरता थीम वाली फिल्म ड्रैग्ड एक्रॉस कंक्रीट में मुख्य भूमिका में दिखाई दिए। 50 इसके बाद उन्होंने द प्रोफेसर एंड द मैडमैन में अभिनय किया। उन्होंने और निर्देशक दोनों ने फिल्म को अस्वीकार कर दिया। द नेशन में समीक्षक कथापोलित ने लिखा, गिब्सन ने यहूदियों के चित्रण के लिए सम्मेलन के 1988 के मानदंड के लगभग हर नियम का उल्लंघन किया है। कोई खूनी यहूदी नहीं, कोई भील नहीं, यहूदियों के बारे में नकारात्मक रूढ़ियों को पुष्ट करने वाले शास्त्र का कोई उपयोग नहीं, आदि। पुजारियों की बड़ी नाक और कर्कश चेहरे, स्थूल शरीर, पीले दांत है। हेरोदेस एंटिपस और उसका दरबार तैलीय बालों वाले महाकाव्य विकृत लोगों का एक विचित्र संग्रह है। अच्छे यहूदी इतालवी फिल्म सितारों की तरह दिखते हैं। मैग्डलीन वास्तव में एक इतालवी फिल्म स्टार है। प्यारी मोनिका बेलुची। मैरी, जो लगभग 50 वर्ष की रही होगी और 70 की दिखाई देती थी, वह 35 वर्ष की लग सकती है। 102 गिब्सन का बचाव करने वालों में रूढ़िवादी यहूदी रब्बी डैनियल लैपिन और रेडियो व्यक्तित्व माइकल मेडवेड शामिल थे। 103 एडीएल के राष्ट्रीय निदेशक अब्राहम फॉक्समैन का जिक्र करते हुए रब्बी लैपिन ने कहा कि द पैशन ऑफ द क्राइस्ट को यहूदी विरोधी कहकर वह यह कह रहे हैं कि ईसाइयों के लिए फॉक्समैन के प्रकोप से बचने का एकमात्र तरीका अपने स्वयं के विश्वास को अस्वीकार करना है। 103 द ग्लोब एंड मेल के साथ एक साक्षात्कार में गिब्सन ने कहा, यदि किसी ने यहूदियों या किसी और के प्रति क्रूरता को तर्कसंगत बनाने के लिए सुसमाचार के अंशों को विकृत किया है, तो यह बार बार पोप की निंदा की अवहेलना है। पोप ने किसी भी रूप में नस्लवाद की निंदा की है। यीशु सभी समय के पापों के लिए मर गए और मैं दोषी होने की पंक्ति में सबसे पहले खड़ा होऊंगा। 104 आखिरकार मीडिया के लगातार हमलों ने गिब्सन को क्रोधित करना शुरू कर दिया। जब हटन गिब्सन के होलोकॉस्ट इनकार का इस्तेमाल द न्यूयॉर्क टाइम्स के लेखक फ्रैंक रिच द्वारा उनके बेटे की फिल्म पर हमला करने के लिए किया गया। 105 तो क्रोधित मेल गिब्सन ने जवाब दिया, मैं उसे मारना चाहता हूं। मैं उसकी आंतें एक छरी पर चाहता हूं। मैं उसके कुत्ते को मारना चाहता हूं। 106 107 गिब्सन की परंपरावादी कैथोलिक परवरिश भी आलोचना का लक्ष्य थी। 2006 में डायने सॉयर के साथ एक साक्षात्कार में गिब्सन ने कहा कि उन्हें लगता है कि उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन उनके व्यक्तित्व, उनके परिवार और उनकी धार्मिक मान्यताओं पर अक्सर किए जाने वाले तीखे हमलों से हुआ, जो द पैशन द्वारा भड़काए गए थे। 108 फिल्म ने दुनिया भर में US 611, 899, 420 और अकेले अमेरिका में 370, 782, 930 की कमाई की। 109 गिब्सन अभिनीत किसी भी मोशन पिक्चर को पीछे छोड़ दिया। 110 अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर यह इतिहास में 7वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली उस समय की फिल्म बन गई। 111 और सभी समय की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्म बन गई। 112 फिल्म को 3 अकादमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। 113
और पसंदीदा ड्रामेटिक मोशन पिक्चर के लिए पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। 114 एपोकैलिप्टो। मुख्य लेख एपोकैलिप्टो। गिब्सन को 2006 की एक्शन एडवेंचर फिल्म एपोकैलिप्टो के निर्देशन के लिए आलोचकों की और प्रशंसा मिली। 115 गिब्सन का चौथा निर्देशन प्रयास 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मेसोअमेरिका में माया सभ्यता के अशांत अंत समय के खिलाफ सेट है। विरल संवाद मूल अमेरिकी वंश के कलाकारों द्वारा युकाटेक माया भाषा में बोले गए हैं। 116 117 गिब्सन ने खुद कहा है कि यह फिल्म महान सभ्यताओं और उनके पतन और विघटन के कारणों के बारे में जानबूझकर बात करने का एक प्रयास है। गिब्सन ने कहा, लोग सोचते हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना प्रबुद्ध है, लेकिन हम उन्हीं शक्तियों के प्रति संवेदनशील हैं और हम भी उसी तरह की वीरता और उत्कृष्टता के लिए सक्षम है। 118 119 इस विषय को विल डुरंट के एक उद्धरण द्वारा और अधिक गहराई से समझा जाता है, जिसे फिल्म की शुरुआत में ही जोड़ दिया गया है। एक महान सभ्यता को तब तक बाहर से नहीं जीता जा सकता जब तक कि वह खुद को भीतर से नष्ट न कर ले। घातक हथियार श्रृंखला। मुख्य लेख लेथल वेपन फिल्म श्रृंखला। गिब्सन लोकप्रिय एक्शन कॉमेडी फिल्म सीरीज लेथल वेपन के साथ अधिक मुख्यधारा के व्यावसायिक फिल्म निर्माण में चले गए, जो 1987 की मूल फिल्म से शुरू हुई थी। फिल्मों में उन्होंने लैप्ड जासूस मार्टिन रिग्स की भूमिका निभाई, जो हाल ही में विधुर हुए वियतनाम के एक वयोवृद्ध व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु की इच्छा थी और हिंसा और बंदूक चलाने का शौक था। फिल्मों में उन्हें रोजर मुर्टो, डैनी ग्लोवर नामक एक आरक्षित पारिवारिक व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है और दूसरी फिल्म से उनके साथ लियो गेट्स, जो पेस्की नामक एक अतिस्क्रिय मुखबिर भी शामिल हो गया है। लेथल वेपन की सफलता के बाद निर्देशक रिचर्ड डोनर और प्रमुख कलाकारों ने 3 सीक्वेल, लेथल वेपन 2 1989, लेथल वेपन 3 1993 और लेथल वेपन 4 1998 में पात्रों को फिर से पेश किया। फिल्म श्रृंखला को बाद में एक टेलीविजन रूपांतरण के साथ पुनः शुरू किया गया, जो फॉक्स पर 3 सीजन तक प्रसारित हुआ। 15 नवंबर 2021 को गिब्सन ने पुष्टि की कि वह निर्देशक रिचर्ड डोनर की मृत्यु के बाद 5वीं लेथल वेपन फिल्म का निर्देशन करेंगे। वह व्यक्ति जिसने सभी लेथल फिल्मों का निर्देशन किया, रिचर्ड डोनर, वह एक बड़ा आदमी था। वह पटकथा विकसित कर रहा था और वह इसमें काफी आगे बढ़ गया था, और उसने मुझसे एक दिन कहा, सुनो बच्चे, अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम यह करोगे। और मैंने कहा, चुप रहो। लेकिन वास्तव में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने मुझे इसे करने के लिए कहा था और उस समय मैंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने यह बात अपनी पत्नी और स्टूडियो और निर्माता से कही, इसलिए मैं 5वीं फिल्म का निर्देशन करूंगा, गिब्सन ने कहा। 90 जून 2024 में गिब्सन ने इंस्पायर मी पॉडकास्ट के साथ एक साक्षात्कार में पुष्टि की कि वह लेथल वेपन फ्रेंचाइजी की 5वीं किस्त का निर्देशन करेंगे और यह फिल्म डोनर के विजन और प्रभाव के प्रति सच्ची रहेगी। 91 92 गिब्सन ने यह भी कहा कि वह और ग्लोवर रिग्स और मर्टॉफ की अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने के लिए वापस आएंगे। 93 छोटा गाँव। मुख्य लेख हेमलेट 1990 फिल्म। गिब्सन ने फ्रेंको जेफ्रेली के हेमलेट में विलियम शेक्सपियर के डेनिश राजकुमार की भूमिका निभाते हुए एक्शन से क्लासिकल ड्रामा में असामान्य बदलाव किया। गिब्सन को अनुभवी शेक्सपियरियन अभिनेताओं इयान होल्म, एलन बेट्स और पॉल स्कोफील्ड के साथ कास्ट किया गया था। उन्होंने स्कोफील्ड के साथ काम करने की तुलना माइक टायसन के साथ रिंग में फेंके जाने से की। 94 स्कोफील्ड ने गिब्सन के बारे में कहा, वह उस तरह का अभिनेता नहीं है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वह एक आदर्श हेमलेट बन सकता है, लेकिन उसके पास बहुत ईमानदारी और बुद्धिमत्ता थी। 95 बहादुर। मुख्य लेख ब्रेवहार्ट। ब्रेवहार्ट के सेट पर गिब्सन, दाए। 1995 में गिब्सन ने ब्रेवहार्ट का निर्देशन, निर्माण और अभिनय किया, जो सर विलियम वालेस की जीवनी पर आधारित फिल्म थी,
जो एक स्कॉटिश राष्ट्रवादी थे, जिन्हें 1305 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड आई के खिलाफ उच्च राजद्रोह के लिए मार दिया गया था। गिब्सन को अपने दूसरे निर्देशन प्रयास के लिए 2 अकादमी पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ चित्र मिले। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अकादमी पुरस्कार जीतने के साथ गिब्सन ऐसा करने वाले केवल छठे अभिनेता फिल्म निर्माता बन गए। 96 ब्रेवहार्ट ने स्कॉटिश राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभावित किया और ऐतिहासिक महाकाव्य की फिल्म शैली को पुनर्जीवित करने में मदद की। स्टर्लिंग ब्रिज की लड़ाई के दृश्य को आलोचकों द्वारा अब तक के सर्वश्रेष्ठ निर्देशित युद्ध दृश्यों में से एक माना जाता है। 97 फिल्म में प्रिंस ऑफ वेल्स को एक स्त्रीलिंग समलैंगिक के रूप में चित्रित करने के कारण फिल्म पर गे एंड लेस्बियन अलायंस अगेंस्ट डिफेमेशन ग्लाद द्वारा हमला किया गया, जो विशेष रूप से उस दृश्य से क्रोधित था जिसमें किंग एडवर्ड आई अपने बेटे के पुरुष प्रेमी को महल की खिड़की से बाहर फेंककर उसकी हत्या कर देता है। 98 गिब्सन, जिनके बारे में पहले भी कई समलैंगिकता विरोधी बयान दिए गए थे, 99 ने अब जवाब दिया, यह तथ्य कि किंग एडवर्ड ने इस चरित्र को खिड़की से बाहर फेंक दिया उसका समलैंगिक होने से कोई लेना देना नहीं है। वह अपने बेटे के लिए हर किसी के लिए भयानक है। 98 गिब्सन ने दावा किया कि राजा एडवर्ड आई ने अपने बेटे की प्रेमिका को इसलिए मारा क्योंकि राजा एक मनोरोगी था। 100 गिब्सन ने इस बात पर भी आश्चर्य व्यक्त किया कि कुछ फिल्म देखने वाले इस हत्या पर हंसे। दुर्भाग्यवश हमने एक दृश्य काट दिया जहां आप वास्तव में उस चरित्र एडवर्ड द्वितीय को जान पाते और उसकी दुर्दशा और उसके दर्द को समझ पाते, लेकिन इसने फिल्म को पहले भाग में ही इतना रोक दिया कि आप सोचने लगे यह कहानी कब शुरू होगी। 101 मसीह का जुनून। मुख्य लेख द पैशन ऑफ द क्राइस्ट। गिब्सन ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट 2004 नामक फिल्म का निर्देशन, निर्माण, सहलेखन और वित्तपोषण किया, जिसमें जीसस जिम कैविजेल के जुनून और मृत्यु का वर्णन किया गया था। फिल्म को सिर्फ अरामी, लैटिन और हिब्रू में शूट किया गया था। गिब्सन मूल रूप से फिल्म को बिना उपशीर्षक के रिलीज करना चाहते थे, लेकिन अंतः थिएटर प्रदर्शन के लिए उन्होंने इसे रिलीज करने से मना कर दिया। फिल्म को अलग अलग तरह की समीक्षाएं मिली, जिसमें हिंसा की बहुत प्रशंसा से लेकर आलोचना तक शामिल थी। एंटी डिफेमेशन लीग ने गिब्सन पर फिल्म में कैफा और सैनहेड्रिन के अनाकर्षक चित्रण को लेकर यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया। सितंबर 2018 में यह घोषणा की गई थी कि गिब्सन 1969 की फिल्म द वाइल्ड बंच के रीमेक का निर्देशन और सहलेखन करेंगे। 71 मई 2019 में डेडलाइन ने बताया कि गिब्सन माइकल फेसपेंडर, जेमी फॉक्स और पीटर डिंकलेज को इस परियोजना में अभिनय करने के लिए मना रहे थे। जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म का निर्माण करेंगे और वार्नर ब्रदर्स परियोजना को वित्तपोषित और रिलीज करेंगे। 72 2021 में लेथल वेपन के निर्देशक रिचर्ड डोनर की मृत्यु के बाद गिब्सन ने कहा है कि वह लेथल वेपन 5 का निर्देशन करेंगे और उसमें अभिनय भी करेंगे। 73 मई 2023 में यह घोषणा की गई कि गिब्सन मार्क वाहलबर्ग अभिनीत फ्लाइट रिस्क नामक एक फिल्म का निर्देशन करेंगे। लायंसगेट द्वारा रिलीज होने के लिए तैयार फिल्म में वाहलबर्ग एक खतरनाक अपराधी को मुकदमे के लिए ले जाने वाले पायलट की भूमिका में होंगे। 74 बाद में बताया गया कि फिल्म की शूटिंग 16 जून को लास वेगास में शुरू हो गई थी। कथित तौर पर फिल्मांकन सैगैफ्ट्रा हड़ताल से अप्रभावित था। इसे एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में छूट दी गई थी। 75 निर्देशन शैली। गिब्सन ने अपने निर्देशकों, खास तौर पर जॉर्ज मिलर, पीटर वियर और रिचर्ड डोनर को फिल्म निर्माण की कला सिखाने और निर्देशक के तौर पर उन्हें प्रभावित करने का श्रेय दिया है। निर्देशक के तौर पर गिब्सन कभी-कभी अपने अभिनेताओं से लाल जोकर की नाक पहनकर गंभीर दृश्य करवाकर सेट पर तनाव को कम करते हैं। 76 हेलेना बोनहम कार्टर ने उनके बारे में कहा, उनका हास्यबोध बहुत ही बुनियादी है। यह थोड़ा शौचालय जैसा है और बहुत परिष्कृत नहीं है। 77
गिब्सन ने एपोकैलिप्टो के 2005 के टीजर ट्रेलर में सिगरेट पीते हुए खुद का एक फ्रेम डाला। 78 फिल्म में काम। मुख्य लेख मेल गिब्सन फिल्मोग्राफी। गिब्सन का स्क्रीन एक्टिंग करियर 1976 में ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन सीरीज द सुलिवंस में एक भूमिका के साथ शुरू हुआ। अपने करियर में गिब्सन 43 फिल्मों में नजर आए हैं, जिनमें मैड मैक्स और लेथल वेपन फिल्म सीरीज शामिल है। अभिनय के अलावा गिब्सन ने 4 फिल्मों का निर्देशन भी किया है, जिनमें ब्रेवहार्ट और द पैशन ऑफ द क्राइस्ट शामिल है। 11 फिल्मों का निर्माण किया है और 2 फिल्में लिखी है। मेल गिब्सन द्वारा अभिनीत या निर्देशित फिल्मों ने अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका में 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की है। 79-80 गिब्सन की फिल्मोग्राफी में टेलीविजन सीरीज, फीचर फिल्में, टेलीविजन फिल्में और एनिमेटेड फिल्में शामिल है। मैड मैक्स श्रृंखला। मुख्य लेख मैड मैक्स फ्रेंचाइजी। गिब्सन को जॉर्ज मिलर की मैड मैक्स में चमड़े से ढके पोस्टेपोकैलिक उत्तरजीवी की भूमिका में सफल भूमिका मिली। स्वतंत्र रूप से वित्तपोषित ब्लॉकबस्टर ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार बनाने में मदद की। संयुक्त राज्य अमेरिका में अभिनेताओं के ऑस्ट्रेलियाई लहजे को अमेरिकी लहजे के साथ डब किया गया था। 81 मूल फिल्म ने 2 सीक्वल बनाए। मैड मैक्स 2 उत्तरी अमेरिका में द रोड वॉरियर के रूप में जाना जाता है और मैड मैक्स 3 उत्तरी अमेरिका में मैड मैक्स बियॉन्ड थंडरडोम के रूप में जाना जाता है। चौथी फिल्म मैड मैक्स फ्यूरी रोड 2015 टॉम हार्डी के साथ शीर्षक भूमिका में बनाई गई थी। 82 गैलीपोली। मुख्य लेख गैलीपोली 1981 फिल्म। 1981 में पीटर वियर की फिल्म गैलीपोली ग्रामीण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के युवा पुरुषों के एक समूह के बारे में है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ऑस्ट्रेलियाई इंपीरियल फोर्स में भर्ती होते हैं। उन्हें ओटोमन साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है, जहां वे 1915 के गैलीपोली अभियान में भाग लेते हैं। फिल्म के दौरान युवा पुरुष धीरे धीरे युद्ध के बारे में अपनी मासूमियत खो देते हैं। फिल्म का चरमोत्कर्ष विनाशकारी ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण पर केंद्रित है, जिसे नेक की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। पीटर वियर ने गिब्सन को फ्रैंक डन की भूमिका में लिया, जो एक आयरिश ऑस्ट्रेलियाई आवारा था जो ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ने के बारे में गहरी निराशावादी सोच रखता था। निर्देशक के लिए एक फोटो सत्र में भाग लेने के बाद नवागंतुक मार्क ली को आदर्शवादी आर्ची हैमिल्टन की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था। गिब्सन ने बाद में याद किया, मैंने पहले एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था और उन्होंने मुझे शुरू में ही बता दिया था, मैं तुम्हें इस भूमिका के लिए नहीं चुनूंगा, तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है। लेकिन आने के लिए धन्यवाद, मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। उन्होंने मुझे बताया कि वे मुझे कुछ साल बाद गैलीपोली के लिए चाहते थे क्योंकि मैं एक आदर्श ऑस्ट्रेलियाई नहीं था। उनके पास मार्क ली था, एक स्वर्गदूत जैसा दिखने वाला आदर्श ऑस्ट्रेलियाई बच्चा, और वे आधुनिक संवेदनशीलता की कोई चीज चाहते थे। उन्हें लगा कि दर्शकों को अपने समय से जुड़ने के लिए किसी की जरूरत है। 83 गिब्सन ने बाद में कहा कि गैलीपोली वास्तव में एक युद्ध फिल्म नहीं है, यह सिर्फ पृष्ठभूमि है। यह वास्तव में 2 युवकों की कहानी है। समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म ने गिब्सन के करियर को आगे बढ़ाने में मदद की। 84-85 उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई फिल्म संस्थान से अग्रणी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 6 खतरनाक ढंग से जीने का साल। मुख्य लेख द ईयर ऑफ लिविंग रेंजर्सली फिल्म। गिब्सन ने क्रिस्टोफर कोच के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित पीटर वियर की 1982 की फिल्म द ईयर ऑफ लिविंग रेंजर्सली में सिगोर्नी वीवर और लिंडा हंट के साथ एक भोली लेकिन महत्वाकांक्षी पत्रकार की भूमिका निभाई। यह फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक दोनों तरह से सफल रही और उभरते ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता को MGM स्टूडियो द्वारा खूब प्रचारित किया गया। फिल्म की अपनी समीक्षा में द न्यूयॉर्क टाइम्स के विंसेंट कैनबी ने लिखा, अगर यह फिल्म मिस्टर गिब्सन को
एक अंतर्राष्ट्रीय स्टार नहीं बनाती है तो कुछ भी नहीं बना पाएगा। उनके पास आवश्यक प्रतिभा और स्क्रीन उपस्थिति दोनों है। 86 द डेली टेलीग्राफ के जॉन हिस्कॉक के अनुसार फिल्म ने वास्तव में गिब्सन को एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। 87 गिब्सन शुरू में गाई हैमिल्टन की भूमिका स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक थे। मैंने अपनी भूमिका को एक बड़ी चुनौती के रूप में नहीं देखा। मेरा चरित्र, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है, एक कठपुतली था और मैंने उसे स्वीकार कर लिया। यह कोई स्टार वाली बात नहीं थी, भले ही उन्होंने इसे इस तरह से विज्ञापित किया हो। 88 गिब्सन ने अपने और गाय के चरित्र के बीच कुछ समानताएं देखीं। वह चालाक शैतान नहीं है, वह अपरिपक्व है और उसमें कुछ खुरदरेपन है, और मुझे लगता है कि आप मेरे लिए भी यही कह सकते हैं। 27 इनाम। मुख्य लेख, द बाउंटी, 1984 फिल्म। गिब्सन ने एरोल फ्लिन, क्लार्क गेबल और मार्लन ब्रैंडो के नक्शेकदम पर चलते हुए बाउंटी पर विद्रोह की एक सिनेमाई पुनर्कथन में फ्लेचर क्रिश्चियन के रूप में अभिनय किया। परिणामस्वरूप 1984 की फिल्म द बाउंटी को सबसे ऐतिहासिक रूप से सटीक संस्करण माना जाता है। हालांकि गिब्सन ने यह विश्वास व्यक्त किया है कि फिल्म का संशोधनवाद काफी दूर तक नहीं गया। उन्होंने कहा है कि उनके चरित्र को फिल्म के प्रतिपक्षी के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए था। उन्होंने लेफ्टिनेंट विलियम ब्ली के रूप में एंथनी हॉपकिंस के प्रदर्शन की प्रशंसा की है और इसे फिल्म का सबसे अच्छा पहलू बताया है। तो दोस्तों इसकी रेटिंग 10 में से 8.3 की थी, जो कि बहुत ही धांसू है। और साथ ही साथ इसके बजट के बारे में बात की जाए तो 53 से 70 मिलियन का बजट था 1995 में, और बाकी कलेक्शन भी इसने बहुत ही बेहतरीन किया था। उस दौर के अंदर वार मूवीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आती थी, इसी वजह से इसका कलेक्शन जो है वो 209 मिलियन तक पहुंच गया था। वो भी बहुत सुपर डुपर हिट उस दौर के अंदर ये मूवी रही थी। तो उसका दूसरा पार्ट अपकमिंग हमें देखने को मिलने वाला है। उसका भी कोई ऑफिशियल टीजर ट्रेलर आउट नहीं किया गया है, बाकी कई फैन में टीजर ट्रेलर आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।